Yes, sir. गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू ऑल। मैं नेहा त्यागी। आज के होने वाले संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी ऑनरेबल पैनलिस्ट का मैं और फार्मालोग की टीम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ मेरी ओर से और फार्मालोग की टीम की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। आज का विषय संवाद है क्लाउसेस एंड लॉज वर्सेस थ्रेट्स, चैलेंजेस टू फार्मेसी प्रोफेशन एंड अवेयरनेस सेशन संवाद 17। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आज के होने वाले संवाद कार्यक्रम में हम सभी का मार्गदर्शन हो। फार्मेसी के फार्मालोग के मंच के द्वारा हम सभी का कोशिश रहती है कि फार्मेसी में आने वाले चैलेंजेस को फार्मेसी प्रोफेशन में जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स को चर्चा कर अवगत कराएं और साथ ही इसके समाधान की तरफ जाएं। तो इसी के साथ सर मैं स्वागत करूंगी श्री नरेंद्र आहूजा सर, ड्रग कंट्रोलर हरियाणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर नीरज उपमन्यु सर का, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च पीपल यूनिवर्सिटी भोपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। नमस्कार सभी को। नमस्कार। इसी के साथ मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर राहुल त्रिपाठी सर, फॉर्मुलेशन एसोसिएट क्रिकेट्स एंड विंग साइजर्स, नमस्कार, यूनाइटेड किंगडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर गिरेंद्र गौतम सर का, सेक्रेटरी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब मैं एज अ मॉडरेटर ऋषभ भनौट के साथ आप सभी का स्वागत करूंगी। अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। सर क्या आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए? जी 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 सर। अब कार्यक्रम में सबसे पहले मैं सर स्टूडेंट का पक्ष रखने के लिए अजय राज श्रीवास्तव सर का भी स्वागत करूंगी कि वह आए और उनका जो भी उनका पक्ष है वह यहाँ पर आप लोगों के बीच में बोले। जो अभी सर रह चुके हैं एक्स चेयरपर्सन ऑफ IPA एंड स्टूडेंट फोरम और करेंटली सर सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिहार। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्जेश राज श्रीवास्तव हुआ। मैं B.Pharm पास आउट फार्मासिस्ट हूँ। सर जो हमारा ये मंच मिला है, इस मंच के लिए पहले मैं फार्मालोग की टीम को धन्यवाद दूंगा और साथ ही अमित सर को जिन्होंने आप सभी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर एज बीइंग ए स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते और अभी जो वर्तमान में बिहार में जो या बिहार के साथ साथ भारत में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी एक्ट में जो अमेंडमेंट लाए जा रही हैं उसके रिगार्डिंग मेरा सवाल आप लोगों से रहेगा सर। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इसके प्रति कुछ हमारा जो मन में जो सवाल है उसका कुछ जवाब मिलेगा आप लोगों के मार्गदर्शन में। सर अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार द्वारा एक अमेंडमेंट ला गई है शेड्यूल के नाम से सर, जिसमें कहा गया है सर कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्थ केयर वर्कर्स या जो गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स चलाए जाते हैं जिसमें हेल्थ मैनेजर या अदर पीपल्स आते हैं, आशा वर्कर्स, उन सबों के द्वारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये फार्मासिस्टों की हक को या उनके जो रोल को है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा सेक्शन 42 फार्मेसी एक्ट 1948 कहता है कि ओनली फार्मासिस्ट कैन कंपाउंड, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पेंस द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में सरकार इन्हीं रूल्स और अमेंडमेंट का हवाला देके
जो सरकारी अस्पतालों में जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, जिसपे हम जैसे युवा लोग जाते हैं एज ए फार्मासिस्ट बन के, उसको सर वो धीरे धीरे गौन करेगी सर? मेरा सवाल यही है सर। धन्यवाद। शायद मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मुझे देना चाहिए पैनलिस्ट में। जी मैं मॉडरेटर महोदया से अनुमति चाहूंगा और इसका उत्तर देना चाहूंगा। जी सर। किसी भी विषय पर, किसी भी परिवर्तन पर, विशेष रूप से जो हम कहें कि कानून में परिवर्तन हुआ, हमें उस पर टिप्पणी करने से पूर्व उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए, प्रथम। द्वितीय, जो भी कानून में परिवर्तन आता है, केवल परिवर्तन की उस पंक्ति को पढ़कर यदि मैं किसी निर्णय को लेने का प्रयास करता हूं, तो शायद मैं उसे ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाता हूं, समझ नहीं पाता हूं। द्वितीय। तृतीय, किसी भी पंक्ति को उसके अकेले में पढ़ना उतना उचित नहीं होता जब हम उसे पूरी समग्रता में पढ़ते हैं। 3 बातें। और पूरी समग्रता में पढ़ने के लिए प्रथम ये रहता है कि हम पूरा जाने पहले क्या स्थिति थी, ये परिवर्तन होने के उपरांत क्या स्थिति है, और इन दोनों में क्या अंतर है। ऐसा जब हम समझेंगे तो निश्चित रूप से उसे समग्रता में समझ पाएंगे। आपने जिस अमेंडमेंट को रेफर किया है वो 26 फरवरी 2021 का अमेंडमेंट है और वो नोटिफिकेशन आया GSR 140E से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेंडमेंट से। अब क्या अमेंडमेंट आया, पूर्व की स्थिति क्या थी, ये कहां पर एडिशन हुआ, इसे समग्रता में थोड़ा सा समय लगा करके समझने का और बांचने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि क्या ये औषधि कारकों के हित में है या पब्लिक एट लार्ज, जन साधारण के हित के लिए ये परिवर्तन किया गया है। पहले क्या स्थिति थी? शेड्यूल के। शेड्यूल के क्या है? शेड्यूल के किसके साथ पढ़ा जाता है, पहले इसको समझेंगे। शेड्यूल के एक विशेष है जो रूल 123 के साथ पढ़ा जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है? क्लास ऑफ ड्रग दिया हुआ है और उस विशेष श्रेणी की दवाइयां जिसे क्लास ऑफ ड्रग कहा गया, उसका एक्सटेंट एंड कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशन दिया हुआ है। 3 कॉलम है इसके अंदर, पहला सीरियल नंबर, दूसरा क्लास ऑफ ड्रग, तीसरा एक्सटेंट एंड कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशंस। ठीक है जी। मैं इसको पढ़ूं उससे पहले मुझे लगता है कि रूल 123 भी आपको एक बार रेफर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि रूल 123 भी क्या कहता है, ताकि आप उसको भी ठीक से समझ पाएं कि वो है क्या। ये पार्ट 11 में है और पार्ट 11 ऑफ ड्रग रूल्स में सिर्फ एक ही रूल है, दैट इज कॉल्ड रूल 123। और इस पार्ट 11 के रूल 123 का हेडिंग, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही रूल है, दैट इज रूल 123, और उसका हेडिंग है एग्जेम्पशंस। ठीक है जी। मैं रूल 123 पढ़ देता हूं, फिर उसको समग्रता से आप समझ पाएंगे। द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल के shall be exempted from the provisions of chapter 4 of the act and rules made thereunder to the extent and subject to the conditions specified in the schedule। यहां exemption किस चीज के लिए दी गई है? तो वो कहता है कि सिर्फ चैप्टर 4 के प्रोविजंस के लिए दी जानी है, उस क्लास ऑफ ड्रग की जो शेड्यूल के में कवर की गई। एक चैप्टर 4 में भी किसकी, कितनी, जितना एक्सटेंट एंड कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशन उसमें स्पेसिफाई की गई उसके सामने। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। अब मैं आ जाता हूं जो पूर्व की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इस अमेंडमेंट के आने के बाद क्या ऐड हुआ और क्या नहीं था या नहीं है।
आइए अब पॉइंट नंबर 23 हम देख लेते हैं, सीरियल नंबर 23। ड्रग्स सप्लाइड बाय 1 multi-purpose workers attached to primary health centers, sub-centers. 2. Second, community health volunteers under the rural health scheme. 3. Nurses, auxiliary nurses, midwives, and lady health visitors attached to urban family welfare centers, primary health centers, sub centers. उसके बाद वर्ड आता है एंड। अब पॉइंट आता है 4। पॉइंट 4 कहता है आंगनवाड़ी वर्कर्स। अब मैं पहले यहां तक स्पष्ट कर दूं क्योंकि ये पुराना कानून है। ये जो 23 सीरियल नंबर इंसर्ट हुआ, ये 23 सीरियल नंबर GSR 540 एक्स्ट्राऑर्डिनरी द्वारा डेटेड 22 सितंबर 1980 से एग्जिस्ट कर रहा है ड्रग रूल्स के अंदर। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि दिस इज इंसर्टेड वाइड गवर्नमेंट गजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोटिफिकेशन नंबर 540E dated 22nd September 1980. And the point number 4, Anganwadi workers. This was amended and introduced wide gazette notification number GSR 784E dated 28th August 1989. जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है या स्टूडेंट्स के मन में जो भय पैदा हो रहा है आंगनवाड़ी वर्कर लिखा देखकर, तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि ये आंगनवाड़ी वर्कर सीरियल नंबर 23 में वर्ष 1989 से एग्जिस्ट कर रहा था और ये एग्जेम्पशन आज की नहीं है, आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की, उससे भी अधिक अवधि की ये एग्जेम्पशन थी और है। और अब आता है कि अब जो आया उसमें क्या ऐड हुआ है और ये भ्रम पैदा क्यों हुआ और ये एग्जेम्पशन कितनी है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो ऐड हुआ है, अगर आज की नोटिफिकेशन आप उठाते हैं तो वो कहता है कि क्या सब्स्टिट्यूट हुआ। एंड नंबर 4, आंगनवाड़ी वर्कर्स is substituted with the words and Anganwadi workers, Anganwadi workers and community health officers at Ayushman Bharat Health and Wellness Center। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें भ्रम क्यों पैदा हुआ और ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं आपको छोटा सा समझाता हूं। मुझे कहना है कि A, B, C and D now substituted with the words A, B, C, D and E। ठीक है जी, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना A, B, C and D and E, and should not be used twice। ठीक है ना। एड ऑन क्या हुआ है? एड ऑन हुआ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एट आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आंगनवाड़ी वर्कर तो 1989 से था, लेकिन चूंकि लिखा इस ढंग से जाता है, सब्स्टिट्यूट हुआ, एंड वर्ड को मुझे पहले वहां से हटाना था और बाद में लाना था, तो इसको पढ़ने में ऐसा ही लिखा जाएगा। ऐसा आप मेरे व्याकरण समझ सकते हैं, उसकी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में। ठीक है, यानी कि ये जो पहला भ्रम विद्यार्थियों के अंदर फैला कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को शायद दवाइयां बांटने की अनुमति अब दे दी गई, तो ये मेरे ख्याल में भ्रम है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसी स्थिति पूर्व में थी वैसी ही स्थिति आज भी है, ऐसा मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन आया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एट आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कंसेप्ट अभी कुछ दिन पूर्व ही केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, ताकि जो स्थानों पर CHCs हैं या PHCs हैं या अर्बन डिस्पेंसरीज हैं,
या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज इन अर्बन एरियाज हैं, उसके अंदर केवल मरीजों का इलाज ना करें, अपितु वहां के जो लोकल लोग हैं उनको रहने के लिए उनका वेलनेस रहे, वो खुश रहें, उनको वो बीमारियां ना हो, वो प्रिवेंटिव रहें, उसके लिए चाहे मुझे नेचुरोपैथी यूज करनी पड़े, योगा यूज करना पड़े, आयुर्वेदा यूज करना पड़े, होम्योपैथी यूज करना पड़े, या एलोपैथिक भी ऐसी प्रिवेंटिव ड्रग्स यूज करनी पड़े, तो उसके लिए इस क्लास को लाया गया ताकि वेलनेस सेंटर अधिक से अधिक हम खोल सकें या एग्जिस्टिंग डिस्पेंसरीज के अंदर भी वेलनेस सेंटर्स को चला सकें, और हम एमलगमेशन कर सकें सभी पैथीज का एक साथ, जैसा हमने कोरोना में देखा कि हमने कोरोना को हराने के लिए बाकी देशों से अलग अपने देश की सभी पैथियों को एक साथ प्रयोग करते हुए कोरोना से जंग लड़ने का प्रयास किया, जिसमें आयुष का हम देखते हैं तो काढ़ा भी आता है, आयुष का देखते हैं तो गिलोय घनवट्टी भी आता है, हम होम्योपैथी का तो देखते हैं तो आर्सेनिक एल्बम भी आता है, वगैरह वगैरह। उन सभी को एक साथ लेकर के नेचुरोपैथी देखते हैं तो हम स्टीम देखते हैं, हम गार्गल्स देखते हैं वगैरह, वो सभी को एक साथ जोड़ करके जब समग्रता से जंग लड़ी गई, इसीलिए डेथ रेट मेरे देश में कोरोना से सबसे कम है। 1.1% तक की केवल डेथ रेट, फैटेलिटी रेट है, जो कि यूके जैसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में, जो स्वयं को डेवलप्ड कंट्री या विकसित राष्ट्र कहते हैं, डॉक्टर राहुल त्रिपाठी बैठे हैं वहां, वो बता रहे थे नंबर्स की कितने लोगों को क्लॉट हुआ, तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, और मैं सोच भी रहा था कि मेरे देश में तो दो शॉट्स देते हैं कोविशील्ड की, मैंने भी 2 ही शॉट ली कोविशील्ड की, वो भी 28 डेज के बाद ली, लेकिन हमारे यहाँ क्लॉट्स रिपोर्टेड नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस के अंदर कोई इस प्रकार की समस्या आई होगी, तो वो भी हमारे यहाँ जो कोरोना की डेथ होती है वो डेथ ऑडिट भी किया जाता है, तो डेथ ऑडिट में भी ऐसा ही सामने आया कि इस प्रकार का रिपोर्टिंग जो यूरोपियन कंट्रीज में या यूके में की गई है, ऐसी हमारे यहाँ अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। लेकिन मैं विषयांतर ना हो, विषय पर वापिस आता हूं, तो इस विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स शब्द सीरियल नंबर 23 पर 1989 से एग्जिस्ट कर रहा था। अब जो एडिशन हुआ है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब आता है हमारा एक भ्रम आता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन है। आपने कहा कि ये तो फिर कोई भी देने लगेगा दवाइयां, सभी दवाइयां देने लगेगा। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो BAMS, BHMS, MBBS रखी गई है, जो आप समझ सकते हैं कि जब डिग्री इन मेडिसिन इन एनी ऑफ द फील्ड, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक रहेगा, तभी वो BMS, BHMS या MBBS की डिग्री पाएगा। और इन लोगों को अगर हम देखते हैं कि क्या इन्हें अनुमति है दवाइयां अपने मरीजों को बांटने की, तो हम वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक रूल है ड्रग रूल्स के अंदर जिसको कहते हैं रूल 2EE। रूल 2EE डिफाइन करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी होता है उसे अनुमति है अपने मरीजों को दवाइयां वो लिख भी सके और डिस्पेंस भी कर सके। जब ऐसी अनुमति पूर्व से हमारे ड्रग रूल्स के अंदर विद्यमान है, और इतना भी जब हम देखते हैं बड़ा स्पष्ट रूप में, यदि एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को भी अपने मरीज का सघनता से जांच करने के उपरांत निर्णय लेते हुए उसका इलाज करने के लिए, दवाइयां देने के लिए यदि हम सक्षम नहीं करेंगे, तो वो मरीज का इलाज कैसे कर पाएगा। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से निकल करके आती है। तो निकल करके आता है कि नहीं, ठीक है, ये जो अनुमति इनको दी गई है ये बिल्कुल ठीक दी गई है, और आंगनवाड़ी वर्कर 1989 से था। लेकिन इससे पूर्व मैं समाप्त करूं, मेरे को एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एग्जाम्पशन बतला देनी चाहिए आपको। मैं यहां एक स्पष्ट कर दूं, इस एग्जाम्पशन से जो भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर तथा कथित फार्मा एक्टिविस्ट द्वारा, कई बार क्या होता है कि हम राजनीति करने के उद्देश्य से बिना पढ़े किसी भी विषय पर बड़ी आसानी के साथ आक्षेप कर देते हैं।
अब एक ध्यान से देखना कि जब मैं आक्षेप करने के लिए एक उंगली दूसरे की तरफ उठाता हूं तो मेरा हाथ देखे 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? यदि मैं ये देखता हूं कि मैंने एक उंगली तो रेगुलेटर की तरफ उठा दी, सरकार की तरफ उठा दी, या कानून बनाने वालों की तरफ, अपनी संसद की तरफ उठा दी, तो मैंने ये नहीं देखा कि 3 उंगलियां तो घूम करके मेरी तरफ आई कि अरे इसको ठीक से पढ़ तो ले कम से कम। तो वो पढ़ करके देखता हूं तो वो रूल तो 1989 से एग्जिस्ट कर रहा है, 28 अगस्त 1989 से एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है इसका मतलब। अब एक्सटेंट कितना है वो मैं जरूर बतला देना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल इसमें कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। और जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अब दवा की दुकान खोल पाएंगी, मैं इसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में दे दूं कि ना तो इतना कोई एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एग्जेम्पशन में दिया गया कि आंगनवाड़ी वर्कर फार्मासिस्ट के स्थान पर कोई दवाइयां दे पाएंगी, एक, और वो बहुत थोड़ी सी दवाइयां हैं जिनको वो मरीजों के लिए दे पाएंगी, दो। तीसरा, किन कंडीशंस में इस रूल को लाया गया है वो मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया, और कोरोना काल के अंदर इसका बहुत भरपूर सदुपयोग भी किया गया है। मैं उसके बाद आगे की भी एक नोटिफिकेशन की बात कर लूंगा और फार्मासिस्ट के हित में सरकार आगे क्या क्या निर्णय ले रही है, लेने जा रही है, वो भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा। पहले मैं एक्सटेंट एंड कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशंस सीरियल नंबर 23 के सामने जो दिया है उसको पढ़ देता हूं। द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स thereunder, comma, which require them to be covered by a sale license, comma, provided the drugs are supplied under health or family welfare program of central or state government। ठीक है, 3 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से इसने बतला दी। पहली क्या बतलाई? पहली बतलाई कि उसे सिर्फ एग्जेम्पशन है सेल लाइसेंस से। सेल लाइसेंस कौन सा होता है? जब भी कोई दवा, व्हेन ए ड्रग इज सप्लाइड बाय, यहां मैं फार्मासिस्ट नहीं कहूंगा, जानबूझ करके नहीं कहूंगा क्योंकि आगे एग्जाम्पशन में ये काफी लोगों का दिया हुआ है, सप्लाइड ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर and is to be dispensed by a licensed chemist having the sale license under the provisions of chapter 4 of the drug rules। जो फॉर्म 20 एंड 21 के ऊपर रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस लेना रहता है, उससे इसको मुक्ति दी गई कि जो सरकारी दवाइयां जहां रखी हुई हैं, और ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता दूं कि सरकारी दवाइयां जिस भी वेयर हाउस में रखी जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल वेयर हाउस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वेयर हाउस हो, चाहे वो सीएचसी पीएचसी स्तर का कोई कमरा हो या अलमारी हो जिसमें वो दवाइयां रखी गई हो, और वो दवाइयां कौन सी रखी जाएंगी? तो सरकारी अस्पताल में तो वही दवाइयां रखी जाएंगी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में मरीजों को बांटने के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो यहां 2 चीजें आई, मरीजों को मुफ्त बांटने वाली वो दवाइयां जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आती हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी सेल लाइसेंस की अनुमति नहीं है। एक, यहां कहीं भी नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर जाकर के बाहर दुकान खोल ले तो उसको दुकान के लिए लाइसेंस दे दिया जाएगा, अर्थात फार्मासिस्ट का कहीं कोई हक ना तो मारा जा रहा है ना ही कम किया जा रहा है। एक बात बड़ी स्पष्ट होती है, निकल करके आती है। दूसरी बात, सीएचसी पीएचसी लेवल पर वो 5 या 10 प्रकार की जो दवाइयां दी जाएंगी मरीजों को, आंगनवाड़ी वर्कर या एलएचवी या नर्सेज या ऑक्सिलरी नर्सेज वगैरह वगैरह द्वारा, वो तो पहले से 1989 से पहले का ये रूल है कि दी जाती है, उसमें आज तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। आज जो परिवर्तन आया वो तो बीएचएमएस, बीएमएस और एमबीबीएस डॉक्टर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के, उनको अनुमति दी गई है। तो मैं कहता हूं उसको अनुमति तो अंडर दी रूल्स पहले से ही है। रूल 2EE में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपने मरीजों के इलाज के लिए उसकी स्वतंत्रता पूर्व से ही उपलब्ध थी।
तो मुझे लगता है कि इतना बतला देने के बाद नियम बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए और हमें कभी भी किसी भी नियम पर आक्षेप करने से पूर्व या उससे कोई भ्रम या भय उत्पन्न कर लेने से पूर्व मन में उसको ठीक से देख लेना चाहिए और देख लेने के बाद हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारे लाभ का है, इसमें तो हानि होने वाली नहीं है। और ये इस स्थिति में लाया गया जब कोरोना फैला हुआ था, हमारी सरकारों ने यूके के अंदर कोई भी डॉक्टर किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के घर जा करके, किसी भी विकसित राष्ट्र में घर जाने का था ही नहीं, जाते ही नहीं थे। लेकिन मेरे देश के अंदर 2-3 चीजों के अंदर परिवर्तन किए गए, ये भी उसी कड़ी में एक परिवर्तन था। जब डॉक्टर्स को या नर्सेज को या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के घर जाकर के उनकी स्थिति देखेंगे, पूछेंगे, ये भी देखेंगे कि वो आइसोलेशन का जो रिक्वायर्ड है, जो सावधानियां बरती जानी है, वो सावधानियां भी बरत रहे हैं या नहीं, या उनको जो बेसिक ड्रग्स उसमें चाहिए, पैरास्टामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, या विटामिन डी है, जिंक है, वगैरह वगैरह, ये भी उनके पास उपलब्ध नहीं है या नहीं है, या पल्स ऑक्सीमीटर उनके पास है या नहीं है, या उनकी स्थिति ऐसी तो नहीं है हो गई है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। तो उन्हें जब घर घर भेजा गया तो वो घर घर भेजे जाने के लिए उनको घर जा पाए, देख पाए, तो उसके लिए कानून में आवश्यक शक्तियां प्रदान करना भारत सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। तो भारत सरकार ने 2-3 नोटिफिकेशंस जारी की। उसी क्रम में ये भी एक नोटिफिकेशन थी कि उन्हें अलाउड तो किया जाए ना लीगली, कि आप जा सकें और देख सकें, वरना तो कल को कोई कहे मेरे पास क्या करने आई है तू, तेरे पास तो कोई पावर ही नहीं आकर के मुझे देखने की। तो 4-5 दवाइयां देने के लिए अगर देखने जा रही है तो कानून में वो शक्तियां प्रदान करने की। तो आपको एक बात बताएं, इससे पूर्व एक अमेंडमेंट जो फार्मासिस्टों को बहुत ज्यादा इंपावर करती थी, वो भी दी गई कि फार्मासिस्ट भी, वैसे तो वो पहले से चला आ रहा है, हम किसी दवा की दुकान पर फोन करते हैं कि भाई ये व्हाट्सएप कर दिया मैंने प्रेस्क्रिप्शन, जरा देख करके ये दवाइयां मेरे घर दे जाओ, तो वो दे जाता है। लेकिन कानून क्या कहता था? क्या कानून में कोई ऐसी सुविधा थी? तो उत्तर आता है कि नहीं, कानून में ऐसी सुविधा नहीं थी। उसे कानूनी अमली जामा पहलाने के लिए या उसे ऑथराइजेशन लीगली देने के लिए, रेगुलेटरी पाथवे बनाने के लिए यदि सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी की जिसमें एक लाइसेंस्ड केमिस्ट शॉप के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अलाउ किया गया कि वो दवाइयां सभी के घर पर जाकर के डिलीवर कर सकता है प्रेस्क्रिप्शन लेने के बाद, तो वो एक रेगुलेटरी पाथवे जो सिस्टम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या जिसका एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, उसके लिए कानूनी रास्ता बनाना, रेगुलेटरी पाथवे बनाना, तो उसी के संदर्भ में ये सभी नोटिफिकेशंस आई थी। मुझे लगता है कि अब काफी स्पष्ट हो गई होगी स्थिति। अभी भी कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि सर 1980 में जैसे आपने कहा कि शेड्यूल के को सबसे पहले 1980 में जोड़ा गया, फिर 1989 में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जोड़ा गया। तो सर मुझे लगता है ये तभी कंडीशन में जोड़ा गया होगा जब फार्मासिस्टों की संख्या बहुत कम रही होगी, तभी शेड्यूल के लाया गया होगा और इन मतलब अदर हेल्थ वर्कर्स को कहा गया होगा कि आप गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सर क्या अभी करेंट स्थिति में जो इतने कॉलेजेस है, इतने स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं, तो क्या हम सर शेड्यूल के को रिनोवेट करके सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्टों के लिए ज्यादा निकले सर? एज ए सर स्टूडेंट होने के नाते मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से आपकी सहमत नहीं हूँ। या आप कहते हैं कि ठीक है, जब हमने आंदोलन करना है तो आंदोलन का कोई कारण चाहिए, तो वो एक रहता है। लेकिन यदि हम इसको समग्रता से देखते हैं तो मुझे ऐसी स्थिति नहीं लगती है कि 1989 की स्थिति और आज की स्थिति में, विशेष रूप से कोरोना में जब हमें हेल्पिंग हैंड्स, नंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज्यादा चाहिए और इस स्थिति में सभी को हटा करके किसी एक विशेष को दायित्व देने का प्रयास किया जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेस नंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स के कारण वो पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा या बैठ जाएगा
और हम ये कोरोना से जो जंग है उसमें पूरी तरह से नहीं लड़ पाएंगे। कोरोना से जंग सर। लड़ने के मैं पूरा विषय दे दूं, उसके बाद आप अगला प्रश्न पूछेंगे, या मेरे विचार में तो इतना ही काफी रहेगा। कोरोना से या किसी भी महामारी से, अब ये तो वैश्विक महामारी है जिसे हम पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक से लड़ने के लिए हमें अधिक से अधिक कोरोना योद्धाओं की आवश्यकता है, और इस स्थिति विशेष में एक एक योद्धा का अपना महत्व है, अपना स्थान है। और हम किसी भी योद्धा का महत्व ये कह करके कि भाई मेरे पास तो तोप है, तोप मैंने चलानी है, बंदूक चलाने वाले का तो क्या महत्व है, ये जंग तो बहुत बड़ी है, सिर्फ तोप चलाने वाले का महत्व है, तो हम उस बंदूक चलाने वाले को या पीछे से ला करके सामान आगे देने वाले को या केवल रसद सामग्री पहुंचाने वाले को या केवल खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले को हम उसका महत्व कमतर करके नहीं आंक सकते हैं। हमारे को यदि इस स्थिति में और अधिक हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं तो फिलहाल तो अगर मुझे समग्रता से देखने पर कहा जाए तो मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान में जोड़ करके उन्हें भी कोरोना योद्धा बना करके जो रेगुलेटरी पाथवे बनाया जाना है उनके लिए बना करके आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जावें। ऐसा यदि ऐसा लगता है मुझे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। कोरोना आया, पूरे विश्व में ये तथाकथित हैंड सैनिटाइजर था ही नहीं, कोई बनाते ही नहीं थे, कोई आवश्यकता नहीं थी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं था, हमारे यहाँ भी नहीं था। और मेरे यहाँ तो 125 करोड़ की आबादी है, तो 125 करोड़ की आबादी के लिए सैनिटाइजर बनाना कोई आसान काम भी नहीं था। WHO ने एक फार्मूला दे दिया, इतना अल्कोहल, इतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इतना ये सारी चीजें दे दी उन्होंने भी निकाल करके। अब WHO का दिया हुआ फार्मूला लेकर के पहले तो शुरू में कुछ हॉस्पिटल्स ने अपने वहां ही उसको एक डिस्पेंस करने का प्रयास किया फार्मासिस्टों के माध्यम से, लेकिन सरकार ने कहा इसके लिए कोई अनुमति तो हमने तो दी नहीं हुई है अभी कानून के अंदर, तो कानूनी अनुमति तो दी जाए। तो कानूनी अनुमति देने के लिए उस समय सैनिटाइजर बनाने की अनुमति कुछ डिस्टिलरीज को दी गई जो अल्कोहल बनाते थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में अल्कोहल बनाना लगभग बंद हो चुका था क्योंकि सभी चीजें बंद थी। तो उन्होंने कहा कि उसकी कैपेसिटी को, जो अल्कोहल के बॉटलिंग प्लांट है या अल्कोहल बनाने की कैपेसिटी को सैनिटाइजर बनाने की कैपेसिटी में बदल दिया जाए। वो एक निर्णय उस समय सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया, जिसके कारण हम पूरे देश की आबादी को, 125 करोड़ की आबादी को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने में सफल हो सके। फिर गवर्नमेंट उसका एक नोटिफिकेशन लेकर के आई कि भाई ये इसका हमने रेट फिक्स कर दिया, इससे अधिक कोई नहीं बेचेगा। लेकिन जब देखा कि उपलब्धता, जैसे कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड उतनी नहीं थी, तो उस तय रेट से भी कम रेट के अंदर सैनिटाइजर जब 1-2 महीने के बाद मेरे देश में मिलने लगा तो सरकार ने उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया। तो क्या होता है कि कानून कोई भी आता है वो अंततः समाज की उस समय की तत्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए एक रेगुलेशन होता है, एक कानून होता है, एक लॉ होता है, एक रूल होता है, ये तय मान लें। और जब समाज का समग्रता के अंदर हम देखते हैं तो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए, अब मैं कहूं कि मेरी तो नौकरी 9 से 5 थी, पूरे कोरोना पीरियड में मैंने नौकरी 9 से रात के 10 और 11 बजे तक की, और मैं तो आंदोलनरत हो जाऊं कि नहीं, मुझे तो रात को 10 और 11 बजे तक बैठने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तो क्या हम फिर कोरोना से लड़ पाएंगे क्या? जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की उन्होंने तो कई दिनों के लिए अपनी चारपाई भी वहीं बिछा ली। डॉक्टर राहुल त्रिपाठी बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे और बता सकते हैं, क्योंकि जो भी रिसर्च होती है वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें तो छुट्टी लेकर के आप जा नहीं सकते, उसमें तो छुट्टी लेकर के नहीं जा सकते ना। तो ये सभी हमें अपने निजी हितों को या किसी एक वर्ग विशेष के सामूहिक हितों को कई बार पीछे रखना पड़ता है जब हम समाज के समग्रता से बड़े हितों की बात करते हैं।
मेरे विचार में अब आपको स्थिति सारी स्पष्ट हो गई होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि सरकार चूंकि ऊपर बैठ करके समग्रता से देखती है, तो वह समाज के पूरे हित को देख करके ही कोई नियम में परिवर्तन करती है। और 1989 में जो परिवर्तन किया गया उसके लिए तब कोई ऐसी बात नहीं आई। आज 2021 में एक भ्रम की स्थिति की आंगनवाड़ी वर्कर आज जोड़ा गया है, जो नितांत गलत है। आज ऐसी बात कहना मुझे उचित नहीं लगता है। बहुत बढ़िया जी, सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने इस नोटिफिकेशन को सर इसमें क्लियरली एक और समझा चीज दिया। ऐड करना चाहूंगा मैं, जी, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू सर, अजय सर ने बहुत अच्छा एलाबोरेट किया। और जैसा कि अभी प्रश्न पूछा गया कि फार्मासिस्ट का नंबर चूंकि बहुत बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से ये अधिकार फार्मासिस्ट को मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस जो भी स्टैच्यूटरी बॉडीज है उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है। तो जो भी, जैसा कि सर बोल रहे थे, बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है वो देश हित और लोगों तक वो चीजें पहुंचे उसके लिए लेती है। सबसे मजे की बात ये है, मैं हर बार ये बात अपनी विषय रखता हूँ और ये विषय हमेशा रहता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको सब चीजों से ऊपर उठ के एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि व्हाट इज द लाइन, वेदर वी टॉक एजुकेशन, वेदर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। इससे ज्यादा हम किसी भी चीज का पॉलिटिसाइजेशन ना करें, उसको इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को और नेशन को सबसे प्रायर लेवल पे लें। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई, अल्प विद्या बहुत खतरनाक होती है और हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं, जो मेरा ये अपना विचार है। इससे बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन अगर इस अल्प विद्या को लेके हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बड़ा ही हैवॉक सिचुएशन होगी। तो इस चीज को बहुत सर ने अच्छा क्लियर किया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने वाली है यहाँ पे, जो सर के एक्सप्लेनेशन से बहुत क्लियर है। इसको मैं और सिंपल वे में यहाँ पे अपने चीजों को पुट कर रहा हूँ। पहली चीज, अल्प विद्या बहुत खतरनाक है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, इससे आगे पॉलिटिक्स उसमें अंदर नहीं आना चाहिए। सिर्फ देश हित और समाज हित और राष्ट्र हित और सोसाइटी हित, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। थैंक यू। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, जीवन में कभी भी मेरा स्वयं का निज हित, स्वयं स्वार्थ कभी भी मेरे परिवार, समाज या राष्ट्र के हित से ऊपर नहीं हो जाना चाहिए। जिस दिन मेरा स्वयं का स्वार्थ या निजी हित मेरे परिवार, समाज या राष्ट्र के हित से ऊपर हो जाता है, तो डॉक्टर नीरज जी, मैं एक बात कहा करता हूं, कैमल इन अ टेंट, ऊंट किसी तंबू में यदि बैठा दिया जाए तो बैठेगा, जब खड़ा होगा तो तंबू को ही उखाड़ देगा। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा निजी हित जब बड़ा होगा तो वो देश के हित को उखाड़ देगा। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और अर्जेश जी आपको कह दूं, वो ये है कि मुझसे कुछ लिया नहीं गया। ध्यान देंगे, मुझसे कुछ लिया नहीं गया। क्या फार्मासिस्ट के किसी पावर को कहीं कम किया गया? उत्तर आता है कि नहीं। क्या फार्मासिस्टों को जो अधिकार पूर्व से प्राप्त थे वो आज नहीं है? तो उत्तर आता है नहीं, आज भी है। उल्टे फार्मासिस्टों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए, जिसके बारे में चर्चा मैंने पहले भी की। आपको घर घर जाकर के दवाइयां देने का अधिकार दिया गया। अभी कुछ कानून जो पाइपलाइन में है, जो आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन पर डॉक्टर नीरज जी ने थोड़ा सा इशारा भी किया, मैं उसको और स्पष्ट कर देता हूं। ओटीसी रेगुलेशन आने वाला है। ओटीसी रेगुलेशन में जो आप पीपीआर की बात करते थे कि फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन पीपीआर 2015 की बात करते थे, तो ओटीसी रेगुलेशन में फार्मासिस्ट विल बी एबल टू डिस्पेंस दोज ड्रग्स विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैं इसको अंत्योदय के साथ जोड़ता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो अभी वो रेगुलेशन जब आ जाएगा तो फार्मासिस्टों को लगेगा आपका तो कद बहुत बढ़ गया, आपका तो कद एक डॉक्टर के बराबर कर दिया गया। फिर जब फार्मासिस्टों को देखते हैं गवर्नमेंट सिस्टम में, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता भी है तो गवर्नमेंट सिस्टम के फार्मासिस्ट को पड़ता है, प्राइवेट फार्मासिस्ट के ऊपर तो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं है इस नोटिफिकेशन का।
क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वाले को लगता है कि मैं भी गांव में जाकर के बैठ करके आंगनवाड़ी वर्कर की जगह पर ये 4 दवाइयां बांटूं। हालांकि मुझे खराब लगता है कि अरे मेरा स्तर अब उतना छोटा नहीं रहा, मेरा स्तर सरकार ने बढ़ा दिया है, मैं नीचे जाकर के क्यों ऐसा सोचूं कि उनकी जगह पर मैं बांटूं। और आंगनवाड़ी वर्कर तो एक बहुत ही छोटी कार्यकर्ता है, वो मेरा हित कैसे ले सकती है। मैं उसका हित लेने के लिए यदि मगरमच्छ एक छोटी मछली को खाए तो मैं गलती मगरमच्छ की मानता हूँ, मछली की नहीं मानता हूँ। थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखता हूँ कि यदि किसी के निजी हित को, किसी एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष या किसी एक क्लास के पर्सनल इंटरेस्ट को कोई इफेक्ट किए बिना किसी अन्य को कुछ लाभ दिया गया, तो उसमें मुझे अपना नुकसान नहीं समझना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दुकान खुली है दवाइयों की, मेरे बगल में दूसरी दुकान ना खुले ताकि मेरी दवाइयां बिकती रहे। तो ऐसा मन में विचार नहीं लाना चाहिए। हमें सबके हित में ही अपना हित समझना चाहिए। ऐसा यदि हम मान करके चलेंगे तो सर, 1 और 1 11 और 11 और 1 111 होंगे। सर आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिजर्विंग आर लेसर एंड डिजायरिंग आर मोर। ये सब प्रॉब्लम Yes. उसी के कारण आ रही है। Yes, नटशेल। you are correct. Right, sir. Right. You're absolutely right, sir. शुक्रिया आहूजा सर, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से सर इसका मार्गदर्शन भी किया और बताया भी। ऊपर से नीरज जी का भी शुक्रिया सर, आपने भी काफी मार्गदर्शन किया। सर मैं डॉक्टर गौतम चीज पूछना चाहता हूँ सर। डॉक्टर गौतम सर, हेलो। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर गौतम सर? यस सर, जैसे कि आहूजा जी और डॉक्टर नीरज जी ने ये क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइजली ये चीज बताई, बट सर अभी भी बहुत ही स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में या फिर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके बीच में ये मतभेद भी है और मन में बात भी है कि उनकी जॉब्स पर खतरा है। तो क्या उसको सुलझाने के लिए क्या कोई एसोसिएशन या कोई मतलब कोई काउंसिल कोई स्टेप उठा रही है ताकि उनके जो मन में ये चीज दुविधा है उसको हटाया जा सके सर? क्योंकि जैसे अभी एक राजेश जी की आए तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के मन में ये पॉइंट है अभी, तो इसमें कौन से स्टेप अप किए जा रहे हैं, काइंडली प्लीज ये बताएं सर। जी थैंक यू आहूजा सर, थैंक यू नीरज सर, ऑल्सो राहुल त्रिपाठी सर। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बात करूं, आहूजा सर ने जो भी बताया दैट वाज द मोर बेनिफिशियल। ये सारी बातें मुझे तो पहले से ही पता थी। और अगर मैं बात करूं कि ये भ्रम फैला क्यों, तो उसके स्टार्टिंग में ये भ्रम फैला, बाद में स्टार्टिंग में थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आई। तो वो जो फार्मासिस्ट के अंदर जो अवेयरनेस पहले आनी थी, जो उनको पता नहीं था, वो बाद में उन्होंने उसको शेड्यूल Q को पढ़ा और शेड्यूल Q को पढ़ने के बाद वो अवेयरनेस आई। और उसके आने के बाद ये धीरे धीरे स्वतः ही आपके जो प्रोटेस्ट थे वो कम होते चले गए। तो बट फिर भी इसमें कहीं ना कहीं एक चीज रह जाती है। बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एक चीज में क्या रह जाती है कि तब उस टाइम पे, जैसे अभी जो सर थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम पे अराउंड 80 और 89 में जब ये अमेंडमेंट्स हुए थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि फार्मासिस्ट कम हुआ करते थे और इस वजह से ये उनको हेल्थ वर्कर्स को उसमें डाला गया था। बट अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी एड ऑन कर रहे हैं। तो व्हाई एड ऑन? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को हम एड ऑन क्यों कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नियर अबाउट 5250 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उन कॉलेजेस में से अप्रॉक्स 3 लाख वहां पे फार्मासिस्ट मतलब एवरी ईयर आ रहे हैं। अगर मैं अब तक की बात करूं तो अब तक लगभग 10 से 12 लाख फार्मासिस्ट तैयार हो चुके हैं विद द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 12 लाख रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है और 3 लाख पर ईयर अब मतलब इंटेंसली ग्रो कर रहा है वो 3 लाख। फिर और भी थोड़ा अगर कॉलेज बढ़ गए तो और भी आ सकता है। तो वो डे बाई डे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ फार्मासिस्ट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए, अगर वो ड्रग डिस्पेंसिंग है, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग उनके पास है, तो डेफिनेटली उनके पास होना चाहिए। अब उनके एरिया में हम हेल्थ वर्कर्स को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ला रहे हैं क्योंकि अब समय की मांग नहीं है, अब समय की डिमांड नहीं है। 18 अराउंड 19 इट वाज डिमांडेबल, तो वहां पे हम लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं मैं एग्री हूँ आहूजा सर से, इवन उपन्यु सर से, सबसे। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर द फार्मासिस्ट वर्क के लिए, जैसे कि डिस्पेंसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल्स के लिए। हाँ,
बीइंग अभी चूंकि हम पेंडेमिक टाइम पे चल रहे हैं, तो पेंडेमिक टाइम पे हम ले रहे हैं, दैट इज ओके। अभी तो हमें कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, अभी तो हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से चलना है कि पहले तो हमें जो भी कोरोना कोविड-19 है उससे हमें जीतना है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। तो अगर मैं एसोसिएशन को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या सोसाइटी की तरफ से बात करूं, तो मैं कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने के उसमें ज़्यादा रहता हूँ। कहीं मतलब एक प्लेटफॉर्म पे मुद्दा उठाना तभी जायज़ है जब आपको पूरी जानकारी हो। अभी नीरज सर ने बात कही कि भाई अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, सेम आहूजा सर ने किया, बिल्कुल टोटली एग्री। जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक उस मुद्दे को उठाने का मतलब ही नहीं है। और अभी चूंकि हमें पता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो सन 89 में ही ऐड किया गया था, अमेंडमेंट तब आ गया था, तो अभी से तो वो प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी तो वैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, तो हमें कोरोना के हिसाब से ही कंधे से कंधे मिला के चलना है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी मुद्दा उठाने की बात आती है तो उस पर भी मेरा एसोसिएशन या प्रेसोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए नहीं बने हुए हैं। कहीं ना कहीं हम उसके लिए बने हुए हैं कि हम एजुकेशन में और अच्छे से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम रिसर्च को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम नए इन्वेस्टमेंट्स, नए वो क्या ला सकते हैं, मतलब एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। वर्कशॉप कर सकते हैं, हम सेमिनार्स कर सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। तो अभी 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, नीरज उपमन्यु इवन मेरी टीम में है, मैं सेक्रेटरी हूँ, नीरज उपमन्यु, हम दोनों साथ साथ मंच साझा कर रहे हैं। सर हमारी टीम में वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के सेंट्रल लेवल पे। तो उसमें सबसे मेन पार्ट जो आता है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डेफिनेटली मैं फोकस करूंगा आने वाले टाइम में अवेयरनेस पर। जी ऋषभ सर। जी शुक्रिया सर। सर अभी मैं इसी संदर्भ में जाना तो चाहता था राहुल जी के पास अगले प्रश्न के लिए, पर मुझे एक पॉइंट समझना है डॉक्टर अभिमन्यु जी से और डॉक्टर श्री आहूजा जी से। सर जैसे कि अभिमन्यु सर शायद अभी हमारे साथ नहीं है, नेटवर्क की दिक्कत है। आहूजा सर, एम आई ऑडिबल सर? जी 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 हाँ, आप कहें। जी सर, अभी जैसे इन्होंने बोला है ये अवेयरनेस करनी है। सर सबसे पहले ना एक चीज इशू आ रहा था रजिस्ट्रेशन का, आइडेंटिटी नहीं है कि जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट केवल टीचिंग में ही जॉब कर रहा है, सिर्फ उसका डाटा है हमारे पास, बट अगर वो आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, जैसे जो क्लियर कट बताए कि ये हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहाँ पे काम कर रहा है, किस प्रोफेशन में काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो उस दौरान कहीं वो किसी गलत एक्टिविटी में नहीं है, तो वो क्लियर डाटा नहीं है। तो क्या ऐसे कोई स्टेप अप किए जा रहे हैं जिसमें एक क्लियर हमारे पास पोर्टल रहे, जिसमें हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहाँ पे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, कहीं अपनी शॉप रन कर रहे हैं या कहीं पे भी है, तो उसका एक हमारे पास क्या डाटा है हमारे पास सर? डेफिनेटली आपने जो प्रश्न किया, मैं इसे कहता हूं कि हमारे औषधि कारक, फार्मासिस्ट को औषधि कारक जितने भी हैं उनका एक परिवार है, और परिवार का पूरा लेखा जोखा रखने की एक संस्था है जिसे हम फार्मेसी काउंसिल कहते हैं। और फार्मेसी काउंसिल अंडर दी फार्मेसी काउंसिल एक्ट वो इलेक्ट की जाती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जब मिल करके अपने लिए एक काउंसिल का निर्माण करते हैं जो उनके लिए रेगुलेशंस बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उनका लेखा जोखा और डाटा रखती है। तो पहला प्रश्न आपका था कि क्या ऐसा कोई डाटा उपलब्ध है, तो मेरा उत्तर है कि हाँ, ऐसा डाटा राज्य स्तरीय जितने भी पंजीकृत औषधि कारक हैं, ऑल द डाटा ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट व्हिच आर रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल is available with the pharmacy council itself, number 1. number 2, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे करने चाहिए। तो काउंसिल सिर्फ एक रजिस्टरिंग बॉडी ना रहे, आपकी काउंसिल आप द्वारा इलेक्ट की गई, आपके अपने लिए इलेक्ट की गई, चुनी गई एक ऐसी हो जो कि फार्मासिस्टों के हितों की रक्षा का भी काम करे और उनके अपलिफ्टमेंट का भी काम करे। ऐसा कुछ राज्यों में तो प्रारंभ हो गया है,
और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, उनके कंटिन्यूअस फार्मेसी एजुकेशन सेमिनार, सीपीईज वगैरह, ये कोरोना में तो कम हुए, लेकिन हरियाणा का जो, जहां तक मैं देखता हूं तो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल सीपीई करने के लिए बहुत राष्ट्र स्तर पर जानी जाती है और बहुत से प्रोफेसर काफी विशेषज्ञ आकर के उसके अंदर इंटरेक्ट करते हैं फार्मासिस्टों के साथ। और अभी पिछले 10 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व भी पंचकुला में काफी लंबे समय के बाद एक फिजिकल सेमिनार 2 हिस्सों में बांट करके किया गया और मुझे भी मौका मिला उस सेमिनार में जाकर के फार्मासिस्ट को एड्रेस करने का और वहां पर भी जो नई नई नोटिफिकेशंस आई उसकी एक्सप्लेनेशन देने का और फार्मासिस्ट के हित के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है वो बतलाने का और राज्य सरकारों ने क्या क्या किया वो भी बतलाने का। तो जो मैंने शुरू में कहा था, आपने भी प्रश्न किया था कि जो राजकीय औषधि कारक हैं, जो स्टेट फार्मासिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो पहले फार्मासिस्ट एंटर्स एज ए फार्मासिस्ट एंड डाइज एज अ फार्मासिस्ट। जिस लेवल पर वो आता था उसी लेवल पर सेवानिवृत्त होकर के चला जाता था। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि हमारी हरियाणा सरकार ने अलग कैडर फार्मासिस्टों का बना दिया। अब फार्मासिस्टों का प्रमोशन चैनल एवेन्यू आ गया है। फार्मासिस्ट आता है, फिर वो सीनियर फार्मासिस्ट बनता है, फिर वो चीफ फार्मासिस्ट बनता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर बनता है और डिप्टी डायरेक्टर फार्मेसी तक की पोस्ट तक उसकी पदोन्नति होती है। पहले जो स्टोर इंचार्जेस थे वो कोई भी आकर के बन जाता था, कोई क्लर्क भी। अब ऐसा नहीं है, अब स्टोर इंचार्जेस केवल और केवल फार्मासिस्ट ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यदि हम देखते हैं तो फार्मासिस्ट के लिए, हित के लिए हो रहा है। लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं ऋषभ जी की और भी संभावनाएं अभी है और हमें और अधिक काम अपने समुदाय के लिए, फैमिली ऑफ फार्मासिस्ट के लिए करना चाहिए और करना पड़ेगा। हमारे पास पूरा डाटा होना चाहिए कि कौन क्या अच्छा काम कर रहा है, उसको हम ऑनर करें, उसको और आगे लेकर के आए, कोरोना योद्धा के रूप में फार्मासिस्टों का सम्मान करें। एक फार्मासिस्ट को अभी तक पद्मश्री मिला है, केवल एक फार्मासिस्ट को, गुरु हरकिशन सिंह। इसके अलावा तो किसी को भी, मुझे ध्यान में नहीं है किसी को पद्मश्री मिला। लेकिन हमारा इतना बड़ा फैमिली है तो हम और अधिक काम करें अलग अलग स्तर पर और अधिक सम्मान स्वयं मिलेगा, ऐसा मेरी मान्यता है। सर इसमें एक और सेंसिटाइज करना चाहूंगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आहूजा सर की बात में। ऋषभ जी को बताना चाहूंगा, सून फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कमिंग विद द पीआरटीएस सिस्टम। सर कैन यू हियर मी? यस यस Yeah. Yes. So Pharmacy Council of India is soon coming with this PRTS system, that is Pharmacist Registration Tracking System. इंडिया के अंदर किसी भी फील्ड में जितने भी फार्मासिस्ट होंगे वो अपना रजिस्टर करेंगे और आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। और जो एक सेंट्रल रजिस्टर की हम बात करते हैं ना, तो वो सेंट्रल रजिस्टर का पूरा सारा डेटा विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन दैट विल बी विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी गौतम जी बोल रहे थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है जो मेरा व्यू है, somebody एग्री हो नहीं। अभी आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमारी रीडिंग हैबिट ही खत्म हो गई है। हम फार्मासिस्ट करके प्रोटेस्ट तो चलाते हैं। अगर आप सर्वे करोगे ना, और ईमानदारी से सर्वे करके देख लीजिएगा, अगर आप फार्मासिस्ट जो बी फार्म वाला हो, डिप्लोमा वाला हो, उससे पूछेगा फार्मेसी एक्ट क्या होता है, 90% लोग, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो नहीं बता पाएंगे। अगर उनसे पूछो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो 2 पन्ने का, तो 2 पन्ने का भाई साहब 1 पन्ना भी नहीं लिख पाएगा। तो हम कहीं ना कहीं जिसमें हर बात करता हूँ ना, ईमानदारी से हम बहुत डेविएट होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इन चीजों पे हमें सोसाइटी को और हम फार्मेसी को अगर प्रोफेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये सच्चाई है जिसको हमको बात करनी पड़ेगी, जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। केवल एक कागज की डिग्री के पीछे हम भाग रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा अधिकार कहाँ है, अधिकार लाओ। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसमें सप्लीमेंट करूं और आगे एक आने वाला चेंज है उसके बारे में भी थोड़ा सा इशारा करूं। गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स रेगुलेशंस फॉर सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, अभी तो अगर हम अभी किसी फार्मासिस्ट से पूछेंगे मेडिकल डिवाइस क्या है, नोबडी नोज,
किस रेगुलेशन में वो आता है, तो MDR 2017 में है। डेफिनेशन क्या है, इवन एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, अदर्स आर दी मेडिकल डिवाइसेस। तो पूरा उस कमेटी में आई एम द मेंबर एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, and I am trying my level best to include diploma pharmacy as one of the qualification responsible for sale of medical devices। लेकिन फिर मुझे डर भी लगता है कि मैं तो लड़ रहा हूं, करवा भी रहा हूं, और कल को अगर फार्मासिस्ट से पूछ लिया जाएगा भैया मेडिकल डिवाइस क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, तो तेरी क्या स्थिति होगी, तू क्या जवाब देगा। तो मैं कई बार थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन इवन आफ्टर दैट वी आर इन द कमेटी एंड वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर विद द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट एसोसिएशंस हो, चाहे वो फार्मासिस्ट की कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हो। तो उन सब के साथ जब हम चर्चा करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि फार्मासिस्ट के हित की रक्षा की जाए। तो उसके हित की रक्षा में हम मेडिकल डिवाइसेस की सेल के लिए उनको एलिजिबल तो करवा दें, लेकिन इसके लिए जो नॉलेज बेस है वो तो फार्मासिस्ट को खुद ही अपना बढ़ाना होगा, वरना एलिजिबल कर लेने के बाद भी कई बार उसको उसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं होता है। तो जैसा नीरज जी ने कहा कि अल्प ज्ञान भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो ये कोहरे के बादल तभी रहते हैं जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है ना, तो कोहरे के बादल छट जाते हैं। सर एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर, लाइव एग्जांपल जो मैंने अपना देखा है। कोरोना काल में हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर आए कि एक भोपाल मेडिकल सेंटर है वहां पे कि टेस्टिंग लैब बनाई गई है। तो आप बताइए कितने फार्मासिस्ट इंटरेस्टेड हैं जो स्वेच्छा से काम करना चाहेंगे। आई पर्कुलेटेड अमंग द स्टूडेंट्स, सर सिंगल नाम नहीं आया मेरे पास, सिंगल नाम। और हम सारा अधिकार फार्मासिस्ट और वो सब बातें करते हैं, ईमानदारी से कही हुई बात है सर। तो इस पे हमको रेट्रोस्पेक्ट कभी नहीं करते, इस पे जो करना चाहिए बहुत जरूरी है। सेमिनार करवा दो, ये करवा दो, वर्कशॉप कभी नहीं करते, और वर्कशॉप को कभी हम सिंसियरली अटेंड नहीं करते। दिस इज द अपैथी ऑफ आवर इंडियन सिस्टम। बोलना नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन, बट ये अपैथी है फ्रैंकली स्पीकिंग। सेमिनार केवल खाना खाने के लिए हो पाता है सर, उसमें सही चर्चा हो ही नहीं पाती है। मैं एक बात यदि आप इजाजत दें और बड़ी खुल करके कहने की अगर अनुमति हो, तो चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है तो भी मैं कहना जरूर चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पैनल है पूरा विद्वानों। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। जी जी। बीच में सर एक ही चीज मैं बात बोलूंगा कि आप जी, इस चीज में हम जैसे जो अभी फ्रेशर्स भी है और कम्युनिटी के और पार्ट और इवन फार्मा लोग भी पूरा सपोर्ट करेगा ये अवेयरनेस आगे लेके जाने के लिए, बिकॉज फार्मा लोग फार्मासिस्ट के हित के लिए खड़े हैं सर। ठीक है, बहुत किया है और आगे भी करेंगे सर। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। जी ये पूरी स्थिति के लिए जो अल्प ज्ञान है उसके लिए, या फार्मासिस्टों की वर्तमान में यदि फार्मासिस्ट आंदोलन करते हुए सोचते हैं कि हमारी स्थिति दयनीय है, तो अपनी स्वयं की दयनीय स्थिति के लिए विचार करने के उपरांत मैं लगभग ये पाता हूं कि उस दयनीय स्थिति का जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। As a pharmacist, as a community, I am telling you, if a community feels, if our organization feels that our members are not in a good position, then we must introspect. हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्म अवलोकन करना होगा, चिंतन करना होगा, और ये देखना होगा कि मेरी इस दयनीय स्थिति का जिम्मेवार मैं ही हूं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। वरना ओटीसी रेगुलेशन आ रहा है, मुझे इतना इंपावर कर दिया गया एज अ फार्मासिस्ट, और मैं मेडिकल डिवाइसेस सेल रूल्स की भी बात कर रहा हूं, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या मैंने स्वयं मुझसे जो अपेक्षाएं सरकार द्वारा विभिन्न रेगुलेशन से की गई उसको मैं पूरा कर पाया? यदि उत्तर ना में आता है तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं के लिए जितना डिजर्व नहीं करता हूं उससे अधिक डिजायर करने लगा हूं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा। और जिस दिन मैं जितना डिजायर करता हूं उससे कहीं अधिक डिजर्व करता हूं, तो वो मेरी सफलता का मूल मंत्र बन जाएगा। दैट विल बी अ पाथ ऑफ सक्सेस फॉर मी। अब मैं जो बात कहना चाहता था वो कह देता हूं कि कहीं ना कहीं जो फार्मेसी का एजुकेशन सिस्टम है
वो केवल फार्मेसी तक नहीं रखें, तो पूरे देश का जो एक एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में मुझे लगता है कि समाज के हित में काम करने के लिए प्रेरणा देने वाला, शैक्षणिक योग्यता देने वाला सिस्टम हम देश को दे नहीं पाए। और हमारे एक किसी समय के एक शिक्षा मंत्री ने डिग्रियां बेचने वाले संस्थानों को बेचने की अनुमति की डिग्री दे दी। मैं थोड़ा सा कह गया, नाम किसी का नहीं लिया, इसे कोई राजनीतिक टिप्पणी ना समझा जाए, ना माना जाए, लेकिन मेरे देश के निरंतर गिरते शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थाओं की बहुलता या बहुत अधिकता होना भी एक कारण रहता है। ये आज का विषय नहीं है, इस पर किसी दिन अन्यत्र चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पाया एक स्वीकारोक्ति करने से, एक स्पष्ट टिप्पणी करने से, और इसको बहुत पीछे लेकर के जाता हूं तो देखता हूं कि देश की आजादी के समय मेरे देश के नीति नियंताओं ने ना जाने क्यों गुलामी की मानसिकता वाली मैकाले की शिक्षा पद्धति को मेरे देश के लिए अपनाया, जिसके फल स्वरूप आज मेरे देश की शिक्षा पद्धति का यह स्तर हो गया। और आज अगर हम उस एजुकेशन के साथ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कोई गुणवत्ता देना चाहते हैं, उन्हें समाज के हित के कामों के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि आप तो शिक्षा का शायद कुछ पता नहीं कौन सा कलरेशन कर रहे हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं। जी सर, मैं मानता हूं आपको, बट एक मैं थोड़ा डिस्क्लेमर भी दे दूं कि कहीं कि फार्मा लोग के इस मंच पे हमने किसी का नाम नहीं लिया है, तो इसका कहीं भी गलत मतलब ना निकाला जाए। सर मैं चलता हूँ राहुल जी के पास, बहुत समय से मैं इनके सुनना चाहता था विचार ये, एंड थैंक यू सर पूरा कोऑपरेट करने के लिए हमें। सर मैंने सर एम आई ऑडिबल टू यू सर? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। राहुल सर? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी सर। सर जैसा कि देखा गया कि इंडिया में हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल में जॉब भी कर रहा है, ठीक है सर। कहीं ना कहीं कुछ और प्रोफेशनल्स भी हमारे पैरेलल ही काम करते हैं, एंड देखा गया है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो रिक्वेस्ट करता है कि हमें इतनी सैलरी है, बट उसकी जगह कोई और प्रोफेशन के भी आ जाते हैं। सर क्या ऐसी पॉलिसी ओवरसीज में भी है, जैसे या फिर फार्मास्यूटिकल को हैंडल करने के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही होना चाहिए? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मैं भी चूंकि इंडिया से ही सारी एजुकेशन अपनी लिया हूँ और हाल में ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे दिखता है कि डिफरेंसेस बाकी फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इंडिया का जो शैक्षणिक स्तर लेके आते हैं जो बच्चे, और जो वहाँ की क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के होते हैं। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जो संस्थान है वो इस योग्य स्टूडेंट्स पैदा करते हैं, चाहे वो आईआईटीज हो चाहे नाइपर हो, वो एक लेवल के स्टूडेंट्स को वहाँ पे उत्पन्न करते हैं जो कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्लाई करते हैं, वो लीड करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो गूगल के भी जो सीईओ हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के पढ़े हुए हैं, जो आईआईटी के हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो फाइजर के जो सीईओ हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो भी एक वहां पे एक इंडियन बैठे हुए हैं। इनफैक्ट जिस कंपनी में मैं कार्यरत हूँ, रिकन एंड बैंक्स्टर, उनके जो सीईओ हैं वो लक्ष्मी नारायण, वो भी एक इंडियन है। और तो मैं ये बोलूंगा कि जो शिक्षा का स्तर दिया जाता है इंडिया में, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करता है और वो कहीं पे भी फॉल नहीं करता है। रही बात रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो इंडिया में है और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करते हैं, उनके कंपैरिजन में जो दूसरे एजुकेशन वालों को ले आके काम कराया जाता है या उनको कम पैसे में वेजेस में किया जाता है, तो ऐसा सारी जगहों पे होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही है। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जैसे मैं यूके में हूँ, तो मुझे पता है कि जो यहाँ पे भी कंपनीज हैं वो कोशिश ये करती हैं कि उनके यहाँ हर तरह के लोग रहें, क्योंकि एक कंपनी केवल
फार्मास्यूटिकल या केवल मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट नहीं होता है, वो वहां पे हर तरह की हर स्टैंडर्ड के लोगों को रखा जाता है। वो एक टीम होती है बेसिकली, जो कि मार्केटिंग को भी देखती है, सप्लाई को भी देखती है, मैन्युफैक्चरिंग को भी देखती है, और वो एक कम्युनिटी भी डेवलप करती है कि वहां के लोगों को वो एटमॉस्फेयर दिया जा सके जो कि वो एक समुदाय या एक परिवार का शेप ले सके बेसिकली। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करते हैं, ज्यादातर क्लिनिकल फार्मेसी या फार्मासिस्ट एज ए गवर्नमेंट NHS वगैरह में भी काम करते हैं ज्यादातर। और यहाँ पे जो फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनके टेस्ट होते हैं, और उसके बाद भी उनको नेशन के सर्विंग योग्य बनाया जाता है। जो NHS बॉडी होती है, उनके अपने टेस्ट्स होते हैं, और आप जब तक उन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक आप जो है NHS में एंट्री नहीं कर सकते हैं, आप कम्युनिटी को सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके बाद भी वो हर 2-3 साल पे उनके टेस्टिंग करके उनकी इफिशियंसी वो चेक करती रहती है कि आप उतने कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स। अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, एक बार अगर आप सिस्टम में घुस गए तो उसके बाद आप बैठे रहते हैं, अब आप अपने आप को योग्य ही हमेशा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपको आंकता है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि 2 साल या 3 साल बाद आप अयोग्य सिद्ध हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर जब तक ये सिस्टम नहीं लिया जाएगा, तब तक आप चीजों को आगे मूव नहीं करा सकेंगे। आप एक चेयर पे किसी को बैठा दिए हैं, तो जब तक वो रिटायर हो जा रहा है तब तक वो उसी चेयर पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका बहुत सिस्टमेटिक प्लान है। आपको 5 इयर्स तक उन्होंने चेक किया कि आपको जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए। आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो रोल दिया गया था, आफ्टर 5 इयर्स अगर आप अचीव नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक सपोर्ट देंगे वो, कि आप ट्रेनिंग सपोर्ट लीजिए, आप दूसरे सपोर्ट सिस्टम से आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। अगर आप नहीं इम्प्रूव करते रहते हैं तो आपकी जॉब जानी तय है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ का सिस्टम अलग है, अपने यहाँ का सिस्टम अलग है। और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, वो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जा सकता है। जो नॉन रजिस्टर्ड जो फार्मेसी से नहीं बिलोंग करता है, जो साइंस से बिलोंग करता है, वो भी फार्मास्यूटिकल्स में काम कर सकता है। उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, और अपॉर्चुनिटीज वाकई सबके लिए होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने पहले के डिस्कशन सुने जिसमें हेल्थ वर्कर और कम्युनिटी फार्मासिस्ट और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की चीजें डिस्कस की गई। मैं नहीं समझता हूँ, अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। अगर आप अयोग्य हैं तो आप डिग्री के बेसिस पे अपनी योग्यता श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ सर। और ये आपके लाइंस मुझे वाकई अच्छे लगे और इंस्पायरिंग भी लगे। और आपके थॉट प्रोसेस और नीरज सर ने जो कहा वो अपने कसौटी पे एकदम खरे हैं। और वो कहते हैं ना, एक मुझे याद आ रहा है, लाइंस याद आ रही हैं कि दो नाविक के तीरे, कुछ ऐसे है ना, जो घाव करे गंभीर करके। तो वो आप लोगों ने जो बोले हैं वो अपनी जगह पे एकदम सही है। घाव कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो तीर है जो सच्चाई है वो है सामने। और आप गलत चीजों के लिए अगर लीड कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। और अगर आप देखिए कि फार्मासिस्ट का जो रोल है और जो पढ़ाया जाता है, जो शिक्षा संस्थानें या एजुकेशन सिस्टम सेट हैं, जो एकेडमिशियन सेट हैं, वो हमारे सब चीज कवर किए जाते हैं उसमें। अगर आप फार्मेसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मेडिसिन की भी जानकारी दी जाती है, उसको बनाने की भी जानकारी दी जाती है, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाता है, आपको मैथमेटिक्स का भी पढ़ाया जाता है। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर ही बनाया गया है जिसको आप हर तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एज अ फार्मासिस्ट आप केवल आप औषधि ही बनाए ऐसा नहीं है, आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस सब करना पड़ेगा। आपको स्टैट्स की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आपने जो औषधि दी है वो
किस मास तक गई है और आपने उसके इफेक्ट्स कहाँ तक जज किए हैं, नोटिस किए हैं, जिसको फार्माकोविजिलेंस नई स्ट्रीम जो आई है वो गवर्न करती है बेसिकली। और ये बहुत अच्छा आपने बताया कि नरेंद्र सर ने कि जो मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस आया है वो इंडिया में लागू होने जा रहा है, और यहाँ पर भी मेडिकल डिवाइसेस के लिए काफी चीजें चल रही हैं, यूके में भी, यूरोप में भी, क्योंकि अब ब्रेक्सिट के बाद यहाँ पर जो सिस्टम है वो अलग हो जाएंगे यूके में। तो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो अपने आप को दोनों तरह से देखते हैं कि हम फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग में कैसे जाएं, मेडिकल डिवाइस में हमारे क्या रोल्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी। लेकिन ये केवल फार्मेसी या फार्मासिस्ट का वो नहीं है कि क्या कहते हैं, सत्ता नहीं है कि आप केवल आप फार्मेसी जानते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप केवल आप ही लीड करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। मुझे लगता है मॉडरेटर सर हाँ, हमारे वो थोड़ा बीच में लैग हो गए हैं। वो इशू रहता ही है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी का तो ये ऐसा ही रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी डिफरेंस हो जाती है। जी जी। बाकी सर फार्मासिस्ट जो है यहाँ पर काफी दूसरे तरह से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हमें पता है कि फिजिशियंस के रोल्स अलग हैं और फार्मासिस्ट का रोल अलग है। यहाँ पर हम उस चीजों को देखते हैं बाहर के देशों में आके, क्योंकि अपने यहाँ तो जो फिजिशियंस हैं और जो डॉक्टर हैं, मेरे फादर खुद ही एक डॉक्टर हैं, तो मैंने देखा है कि फिजिशियंस को ही ये रहता है कि आप मेडिसिन देंगे, आप चूज करेंगे कैसा डिलीवरी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट को ये राइट्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए फिजिशियन ने रेकमेंड किया कि आपको नेजल एलर्जी है और आपको ये एंटीहिस्टामिनिक उसने प्रिस्क्राइब की है, वो एंटीहिस्टामिनिक प्रिस्क्राइब करने का कार्य फिजिशियंस का होता है, डॉक्टर का होता है डायग्नोसिस करने का। जब वो रेफर कर देता है तो ये फार्मासिस्ट के पास राइट्स होते हैं कि वो डिलीवरी सिस्टम चूज कर सके। ये बहुत अच्छा केस है कि आप नेजल ड्रॉप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को, आप नेजल स्प्रे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप ऑटोमाइजेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो है फार्मासिस्ट को एम्पावर करता है यहाँ पे, जो यहाँ के राइट्स हैं कि आप देखिए कि आप पेशेंट के हिसाब से आप उसको डिलीवरी सिस्टम चूज कर दे सकें। कुछ केसेस में मान लीजिए कोई जेरियाट्रिक पेशेंट है या बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, वो नेजल ड्रॉप को डाल नहीं सकता है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट उसको बोल सकता है कि आप नेजल स्प्रे यूज करिए, जिसको पंप स्प्रे कहते हैं, और उसके लिए वो इजी मोड है। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि यहाँ पर है सिस्टम में, और डेवलप नेशन में इस तरह के राइट्स फार्मासिस्ट को दिए जाते हैं जो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लैक करते हैं। काफी अच्छी एक सभी के साथ चर्चा रही, और संवाद से ही उत्तर निकल करके आते हैं, और जब संवाद होते हैं तो विवाद नहीं होता है, ऐसा मेरी मान्यता है। और संवादहीनता की स्थिति ही आंदोलनों को जन्म देती है, ऐसा भी मेरी मान्यता है। संवाद से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी अपनी मान्यता है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ फार्मालोक जगत का कि, और खासतौर पर अमित झा जी का और मॉडरेटर नेहा त्यागी, आप दोनों का, कि आपने हमें ये मंच प्रदान किया और हम आपस में बातचीत करने के लिए इस मंच से जुड़ सके। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, और अब हम इस चर्चा को, इस वार्ता को, इस संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार राहुल सर। नमस्कार।